रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश का एक बहुत खूबसूरत पास जहां जाए बिना अक्सर मनाली का सफर अधूरा सा लगता है। सुना है रोहतांग से मनाली का जो रास्ता है वो बहुत खूबसूरत है, तो चलिए आज हम आपको लेके चलते हैं उसी खूबसूरत से सफर पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हमारी चल रही है मनाली सीरीज और 2 वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और ये रहेगी तीसरी वीडियो। पहली 2 वीडियोस में हमने शेयर किया गुड़गांव से मनाली का रोड ट्रिप, कहाँ रुकना चाहिए, ट्रैवल के बाद का टाइम आप कहाँ स्पेंड कर सकते हैं विदाउट उसे वेस्ट करें। दूसरे वीडियो में हमने बात की है लोकल साइट सीन की और छोटी बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशंस की। तीसरी वीडियो में हम बात करेंगे रोहतांग पास की, रोहतांग पास के सफ़र की और परमिट की, जो कि हाँ एक सवाल है जो मनाली जाने से पहले हर किसी के जहन में आता है कि परमिट कैसे लिया जाए और परमिट की वैलिडिटी क्या रहती है। ये सब हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोहतांग पास हमने प्लान किया था 3rd डे और अर्ली मॉर्निंग हम अपने होटल से निकले रोहतांग जाने के लिए। वहाँ जाने की जानकारी कुछ इस तरह हमारे पास थी कि हमें सुबह 4-5 बजे मनाली से निकल जाना चाहिए रोहतांग जाने के लिए, क्योंकि उस समय पे ट्रैफिक नहीं मिलता। क्योंकि अगर आप लेट जाओगे तो आपको ट्रैफिक मिलेगा और आप वहाँ पे फंस सकते हो, जिससे आपके 2-3 घंटे वेस्ट हो सकते हैं। अगर आप मई जून में जाते हैं तो हाँ ये आपके साथ हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम लोग जुलाई में गए हैं तो हमें ऐसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। 2-2.25 के ड्यूरेशन में पहुँच गए थे रोहतांग पास। तो हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू किया था 10:30 बजे सुबह के नाश्ता वगैरह करने के बाद और हार्डली 1 बजे तक हम रोहतांग पास पहुंच चुके थे। रोहतांग पास जाने के लिए 2 रूट मिलेंगे आपको, एक होगा गुलाबा से जाने का और एक होगा अटल टनल से जाने का। तो अगर आप चेक पोस्ट की बात करें जहां आपके परमिट की चेकिंग होती है तो वो आपको गुलाबा में मिलेगा। जब आप अटल टनल की तरफ से जाएंगे तभी भी आपको चेक पोस्ट मिलेगा, आपकी परमिट की चेकिंग होगी, लेकिन वो इतनी सीरियस इतनी नहीं होती है जितनी गुलाबा में वो लोग ध्यान देते हैं इस चीज़ का। जो हमने महसूस किया, जो उनकी सीनियर अथॉरिटीज़ वगैरह होती है वो आपको गुलाबा में ज़्यादा मिलेगा। तो आप अटल से भी जा सकते हैं और आप गुलाबा से भी जा सकते हैं, दोनों ही रास्ते बेहद खूबसूरत हैं। हम लोगों ने चुना था अटल का रास्ता। तो पहले तो मैं आपको एक बार परमिट के बारे में बता देती हूँ। एक्चुअली जिस दिन हम लोग ने मनाली के लिए ट्रैवल करना अपने घर से शुरू किया था उस दिन मैंने मनाली का परमिट ऑनलाइन अप्लाई कर दिया था। और हम जब तीसरे दिन रोहतांग पास जाने के लिए रेडी हुए अर्ली मॉर्निंग मनाली में, तो हमें पता चला कि हमारा परमिट एक्सपायर हो चुका है। जी हाँ, हमारा परमिट एक्सपायर हो चुका था क्योंकि वो 3 दिन का था। और जब मैंने अपने फॉर्म में अच्छे से चेक किया तो उसमें भी वो चीज़ मेंशन थी कि आपका जो रोहतांग पास का परमिट है वो 3 दिन के लिए वैलिड था और पिछली रात को या पिछले दिन हमारा जो परमिट था वो एक्सपायर हो चुका था, जिसका पता हमें अपने होटल के रिसेप्शन से चला। हमने इस बात पे ध्यान नहीं दिया था, यही हमारी एक गलती थी। क्योंकि मैंने यूट्यूब वगैरह हर जगह सुना था कि रोहतांग का परमिट जो है वो 6 दिन चलता है, लेकिन ये बात गलत थी। 6 दिन नहीं चलता है, कुछ ऐसा रहता है कि आप 6 दिन तक अप्लाई कर सकते हैं और कुछ। ये भी बात एक बहुत सही बात है। जैसे लोगों ने सुना है कि जो पर्सनल व्हीकल होती है ना, गुड़गांव डेल या कहीं से भी जो आउटसाइडर्स होते हैं वो सीजन में 1 बार अप्लाई कर सकते हैं। ये गलत इन्फॉर्मेशन है। मैं भी जाने से पहले इसी इन्फॉर्मेशन को सही समझ रही थी, पर ये गलत इन्फॉर्मेशन है। आप री अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमने भी री अप्लाई किया था। तो नेक्स्ट डे परमिट के साथ हम लोग रोहतांग पास के लिए निकल गए। मनाली से आप अटल टनल होते हुए अगर जाते हैं तो अटल टनल की और मनाली के बीच में जो डिस्टेंस है वो है लगभग 28 किलोमीटर्स का। लगभग 1 घंटा आपको लगेगा अटल टनल पहुंचने में और अटल टनल से रोहतांग पहुंचने में भी लगभग 1 घंटा ही आपको लगेगा। तो अगर आप थोड़ा रुकते वगैरह फ़ोटो वगैरह क्लिक कराते हुए भी जाते हैं तो आप 2.5 घंटे में आराम से रोहतांग पास पहुंच जाएंगे अगर आपको ट्रैफिक नहीं मिलता है तो। अटल टनल के बाद जैसे ही आप अपना राइट टर्न लेते हैं तो आपको आगे जाके ग्रीन कलर का, आपने देखा होगा, एक ब्रिज मिलता है। उस ब्रिज से आपको राइट लेना है क्योंकि राइट में आप जाएंगे कोकसर विलेज जो पड़ता है रोहतांग के ही रास्ते में, और लेफ्ट साइड में आप सिसु होते हुए लाहौल स्पीति के लिए निकल जाएंगे। तो अभी हमारा जो सफ़र था वो रोहतांग का था, तो हम लोग राइट टर्न लेके कोस्कर से होते हुए रोहतांग पास पहुँचे। रोहतांग पास जब आप पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले जो आपको पॉइंट मिलता है वो आपको रानी नाला मिलता है, जहां पे आपको बर्फ़ देखने को मिल जाएगी। ज़्यादा तो नहीं होगी, जून जुलाई के मौसम में बहुत कम बर्फ़ रह जाती है, पर उस एरिया में आपको मिल सकती है। अगर आप जुलाई के महीने में प्लान कर रहे हैं और आपको रोहतांग के रास्ते में बर्फ़ नहीं मिल रही है तो एटलीस्ट आप रानी नाला तक तो ज़रूर आइए, वहाँ आपको बर्फ़ मिल जाएगी। रानी नाला के बाद आप आगे चलना चाहें और ज़्यादा बर्फ़ देखने के लिए, अब इतनी दूर 2-2.5 घंटे का सफ़र करके आए हैं तो बर्फ़ तो देख के ही जाएंगे।
तो उसके बाद आपको ट्रैक करके ऊपर जाना पड़ेगा। ट्रैक करके क्योंकि बर्फ़ क्या होता है पिघल जाती है और वो ऊपर की बर्फ़ बचती है। आपको ऊपर जाने के लिए, ट्रैक करने के लिए आपको दो तरीके हैं। एक रहेगा आप घोड़े से जा सकते हैं, एक आप ATV से जा सकते हैं। पर हॉर्स हमें पड़ा था 700 रुपीज़ का। आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, वो लोग ऊपर नीचे कर देते हैं। ATV कार का हमें पड़ा था 2500। हम लोगों ने हॉर्स को प्रेफर किया था। तो इट्स अप टू यू कि आप घोड़े से जाना चाहते हैं या ATV से जाना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। बार्गेनिंग आप कर सकते हैं, वो थोड़ा बहुत कम कर देते हैं 100-200 रुपये। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हमें यहाँ पे इनसे बार्गेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो लोग कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। हमारे लिए तो ऐसा है कि हम लोग कहीं पे भी जाते हैं पैसे खर्च कर देते हैं अपने घूमने फिरने, अपनी कंफर्ट में, लेकिन ये लोग जनरली बहुत मेहनत करते हैं। तो मेरा तो मन नहीं किया कि मैं इनसे बार्गेनिंग करूँ। जितना उन्होंने मुझे बोला, जितना उन्होंने मुझे कोट किया, मैंने उनको उतना प्राइस पे किया। जो ट्रैक का आपको पड़ेगा वो पड़ेगा 5 से 6 किलोमीटर। हमारा जो ट्रैक था हमें 5 किलोमीटर पड़ा था, जो हमने घोड़े से कवर किया था ऊपर पहाड़ पे जाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है जैसे कि आप जितने महीने लेट होंगे, जैसे जुलाई एंड में जा रहे हैं, अगस्त में जा रहे हैं, तो आपको और ज़्यादा ट्रैक करना पड़ेगा 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर, क्योंकि जो स्नो होती है वो नीचे से पिघलती रहती है और ऊपर ही बचती है। हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है कि नीचे जब हमने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, नॉर्मल सिंगल लेयर कपड़े हमने पहने थे जब हम मनाली से रोहतांग चले थे। रोहतांग में पहुंचने पे आपको क्लाउड्स मिलेंगे, पर उसमें आपको इतनी ठंड नहीं लगेगी। लेकिन ये गलती बिल्कुल मत करना, जब आप ट्रैक करके ऊपर जाएंगे, ATV कार से जाएंगे या अपने हॉर्स से जाएंगे, तो प्लीज़ जो भी आपके पास वुलन है सब पहन लीजिएगा, क्योंकि ऊपर जाके टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है और लिटरली अगर आप कुछ नहीं लेके जाएंगे तो आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। और हमने भी ये सोचा था, बट लकीली हम लोगों ने सोचा कि चलो पहन लेते हैं जस्ट इन केस अगर कुछ हुआ तो। और वही चीज़ हमारे सबसे ज़्यादा काम आई। हम लोगों ने जो भी वुलन लेके गए थे हमने वो पहन लिए थे। सच बताऊं तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा नीड हो जाती है कि आपके पास ग्लव्स भी हैं तो आप वो भी पहनिए, कैप है तो आप वो भी पहनिए। वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। आप मेरी वीडियोस में देख ही सकते हैं कि हम लोग नीचे कैसे कपड़ों में हैं और ऊपर कैसे कपड़ों में हैं, ये फ़र्क आपको भी मिलेगा। इसीलिए कोई लापरवाही करने का मुझे लगता नहीं है कि करनी चाहिए कोई लापरवाही। लेकिन जब आप ऊपर जाते हैं ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। बहुत ही गजब का व्यू, ऐसा इनक्रेडिबल व्यू। आपकी मनाली का पूरा ट्रिप, आपका पूरा सफ़र, मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी खूबसूरती है ऊपर पहाड़ के ऊपर। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को फॉर्चुनेट फील करती हूँ कि हम लोग जुलाई के मंथ में गए, क्योंकि अगर हम लोग मार्च या अप्रैल में जाते तो हमें बहुत क्राउड भी मिलता, या फिर हम स्नो वाले सीज़न में जाते तो हमें स्नो नीचे ही मिल जाती और हमें ऊपर आने का मौका नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि इस सीज़न में हम गए थे जुलाई में, तो उसमें क्या था, एक तो ऑफ सीज़न शुरू हो जाता है तो क्राउड कम हो जाता है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ हमें मिली। दूसरी चीज़, अगर हमें नीचे ही स्नो मिल जाती तो हम इतना ऊपर कभी नहीं आते और ये नज़ारा हमें देखने को कभी नहीं मिलता। उसके बाद हमने कुछ एक्टिविटीज़ भी की। हालांकि इतनी ठंड थी, हमें 15 मिनट लगे अपने आप को थोड़ा सा पुश किया हमने कि चलो ठीक है करना, इतने ऊपर आए हैं तो, क्योंकि इतनी ठंड थी। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि वुलेंस लेके ज़रूर जाना। मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे कि नहीं ऊपर मैं जैकेट नहीं लेके जाऊँगा। मैंने उनको फोर्सफुली जैकेट पहनने को बोला और ऊपर जाके उन्होंने बोला थैंक यू तूने मुझे जैकेट पहनने के लिए बोला, क्योंकि सच में वहाँ पे इतनी ठंड थी। तो प्लीज़ ये गलती बिल्कुल ना करें, ऊपर बहुत ठंडे। इवन हम लोग ग्लव्स नहीं लेके गए थे तो हमें लगा कि भाई जुलाई में जा रहे हैं, ग्लव्स की क्या ज़रूरत। लेकिन भला हो वो आंटीज़ का जो वहाँ पे ग्लव्स बेच रही थी। इसके अलावा हमने वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ की, जो ट्यूब राइड होती है, जो आपको ऊपर ले जाके वो ट्यूब में बैठा के छोड़ देते हैं, मज़ेदार होती है वो काफ़ी। पहले मुझे लगा था मैं गीली हो जाऊंगी, मुझे मज़ा नहीं आएगा, लेकिन मैंने उसको 2 बार किया, वो इतनी फ़न थी। ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते उसके, 100 रुपीज़ करते हैं वो। 2 बार आपको स्लाइड करेंगे वो, उसके लिए वो 100 रुपीज़ चार्ज करेंगे। ऐसी कुछ और चीज़ें भी थी। स्की तो नहीं हो पा रही थी इतनी, क्योंकि इतनी बर्फ़ थी नहीं कि आप स्की कर पाओ, इतनी बर्फ़ नहीं थी वहाँ पे। उसके अलावा और छोटी बड़ी एक्टिविटीज़ थी। एक वहाँ पे उन्होंने फोटोग्राफिक पॉइंट बना रखा है,
उसके वो लोग 400 चार्ज कर रहे थे वो स्नो पिक्चर पॉइंट का। वहाँ पे उन्होंने कुछ स्नो से डेकोरेशन की थी और कपल्स एंड फैमिलीज वहाँ जाके फोटोग्राफी करवा रहे थे। खाने पीने की मैं बात करूँ तो ऊपर स्टॉल्स होते हैं जहाँ पे आपको मैगी, ऑमलेट, चाय, कॉफ़ी, बिस्किट्स वगैरह, बच्चों के लिए फ्रूटी वगैरह सब मिल जाता है। जितनी बेसिक सी चीज़ें होती हैं वो सब मिल जाती हैं। बहुत से लोग बोलेंगे कि कुछ बर्फ़ नहीं बची है रोहतांग में, अभी जाने का फ़ायदा नहीं है। नहीं, मत सुनिए, बिल्कुल जाइए, आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा, एक अलग चीज़ के साथ आप लौटेंगे। तो ये था सफ़र रोहतांग पास का। अगली वीडियो में हम जाएंगे रोहतांग के आगे, देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं जल्दी ही वीडियो को चैनल पर अपलोड कर दूंगी। पार्ट 1 और पार्ट 2 भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। मेरा चैनल अभी नया है तो मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। बहुत सारे आने वाले टाइम में बहुत सारे ट्रैवल वीडियोस मैं आपके साथ लेके आऊँगी। बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस जिसमें होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।